ठीक है, तो बात स्पेसिफिक ग्रेविटी तक पहुंच गई थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी रिलेटिव, और अगर आप उससे आंसर निकालना चाहते हैं तो डेंसिटी मिल जाएगी आपको ग्राम पर ml। ठीक है, सवाल पे आइए। ये ले, लिख जाएगा तो यहाँ नहीं रहेंगे ना फिर। समझ, तुम भी यार मासूम आदमी है। सवाल नोट करें। अब इसमें देखिए दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। एक तो उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी दी है ग्राम पर ml में, तो यहां से डेंसिटी मिल जाती है। ये प्योर H2SO4 है, तो डेंसिटी होगी 1.98 ग्राम पर ml। फिर आपको बताना है मोलैरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस, इसका भी लॉजिक बताया था। प्योर सब्सटेंस की जो मोलैरिटी होती है वो D/1000/mW, बराबर। डेंसिटी किस में लगाओगे लेकिन यहाँ पे, तो 1.98 इंटू 1000/H2SO4 का। ठीक है, तो ये आंसर है। खींचे, तो दो कॉन्सेप्ट मिला दिए इसमें। कौन कौन से? एक तो डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस और दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। दो बातें पढ़ी थी, दोनों का इस्तेमाल हो गया। तो पहली वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी इन ग्राम पर ml। आगे बढ़े, डालें ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है मामला? आपको पर मिलियन में देखना है, बराबर। अब जो आपको पर मिलियन में देखना है तो कैसे देखेंगे? पर मिलियन में देखने का तरीका, अच्छा पर मिलियन में क्यों देखना पड़ता है? उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे ये है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये थोड़ा देखिएगा प्लीज। ठीक है, तो एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल। तो जैसे मान लीजिए पर मिलियन में आप देख रहे हैं, तो पर मिलियन का मतलब होता है कि आप 1 मिलियन के अंदर चेक कर रहे हैं। जब आप 1 मिलियन में चेक करें तो आवश्यकता क्या थी? जब आपको परसेंट में आंसर निकाला हुआ है आपने, इसके पहले बताइए आपने ये पढ़ा हुआ है क्या? प्रतिशत W/W। तो जब ये पढ़ा हुआ है, ये क्या है मामला? ये परसेंट है आउट ऑफ, तो 100 में आपने देखा हुआ है, तो सवाल है कि मिलियन में क्यों देख रहे हो? तो उसका जवाब क्या है कि 100 में बहुत कम मिल रहे थे तो मिलियन में देखना शुरू कर दिया, जिससे कि जैसे मान लीजिए मूर्ख लोगों की संख्या बढ़ गई मान लो। अब 100 में आप समझदार आदमी ढूंढने गए तो एक भी नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे? 1000 में देखेंगे, लाखों में देखेंगे। तो मिलियन में जब आप देखते तो आपको हो सकता है एक दो मिल जाए। समझ पा रहे हैं? तो जब चीजें सिग्निफिकेंट नहीं मिलती हैं तो जो जनसंख्या है, जो आप कैलकुलेट में सैंपल ले रहे हैं, वो आप बढ़ा
लेते हैं जिससे कि डेटा सिग्निफिकेंट आने लगे। ऐसा ही कहानी यहां भी है। बताइए पर मिलियन का कॉन्सेप्ट कब यूज किया जाता है? जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत, लेकिन पीपीएम इज यूज्ड, पहला पॉइंट, पीपीएम इज रिक्वायर्ड या पीपीएम इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस। ppm is required when the amount of solute is very less. अब देखिए सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा, तो बताएं एग्जांपल नंबर 1, ऐप नंबर 1 पे आइए। हार्डनेस ऑफ वाटर, डेटा लिखें। दो हजार ग्राम हार्ड वाटर के अंदर 6 मिलीग्राम CaCl2, ठीक है। समझिए थोड़ा। देखिए जो हार्ड वाटर ये क्या है? सॉल्यूशन, और CaCl2 क्या है उसके अंदर? सॉल्यूट। तो ये एक सॉल्यूशन बना है, इसके अंदर हार्डनेस इसकी वजह से। आपको बताना क्या है? पीपीएम में बतानी है हार्डनेस। पीपीएम में भी कौन सा वाला? W बाय, ये बताना है। अब इस सवाल में पहली चीज इंपॉर्टेंट समझे कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो आपने कितना लिया? 2000 ग्राम। उसके अंदर सॉल्यूट कितना मिला? 6 मिला, और वो भी मिलीग्राम। तो क्या अमाउंट बहुत कम है सॉल्यूट का? तो जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है तो एक यूनिट इस्तेमाल में लाई जाएगी जिसका नाम होगा, जिससे कि डेटा सिग्निफिकेंट आने लगे। अब पीपीएम कैसे निकालेंगे? 2000 में 6 तो 1000 में, बढ़ते जाए। 1000 ग्राम हार्ड वाटर अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर 3 मिलीग्राम CaCl2। 3 मिलीग्राम का मतलब 3 इंटू 10 पावर -3 ग्राम लिख सकते हैं। ये किस में हो गया मामला? 1000 ग्राम में। अगर कोई पूछे 100 में कितना, 1000 में इतना तो 100 में कितना, पहले एक में निकालोगे? 1000 में इतना, फिर एक में कितना, फिर 100 में। मन तो करता होगा नहीं? तो 100 ग्राम में आना है तो क्या 10 डिवाइड करते हैं सीधे? इधर 1/10 तो इधर भी 1/10, तो इधर हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर। ठीक है, तो 100 के अंदर ये आंसर है। अगर कोई पूछे कि परसेंट में आंसर बताओ आउट ऑफ 100, तो 100 टुकड़े आपने लिए बाई मास, किसके? सॉल्यूशन के। तो उसके अंदर 3 इंटू 10 पावर -4 टुकड़े मिले बाई मास, किसके? तो अगर कोई पूछे यहां से क्या निकला, तो आप बोलेंगे परसेंट W बाय W निकला। कितना निकला? 3 10 पावर माइनस, तो 0.0003 छोटी वैल्यू है क्या? हाँ। तो मतलब इतनी सिग्निफिकेंट नहीं आ रही, तो इसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए क्या करेंगे? सैंपल साइज थोड़ा ज्यादा लेंगे। अब हम 100 में नहीं देखेंगे, किस में देखेंगे? तो बताएं 100 में कितना? 10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर 2 में ये आ गया, तो बताओ 10 टू द पावर 6 में कितना? ये समझ रहे हैं क्या लिखा है? ये मिलियन है। इसमें सोचो 192 मल्टीप्लाई करो, तब आएगा वो, समझ लो। ठीक है, तो बताइए इसके अंदर आप ये जब यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा बताओ? 10 टू द पावर 2 से कहां गए? कितने से मल्टीप्लाई करें? 10 टू द पावर 4 से। तो 10 टू द पावर 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी, इधर करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। क्या बचा? 3 ग्राम। किसके? आंसर आ गया क्या? बताइए आपने क्या लिया? 1 मिलियन पार्ट्स, यही है 1 मिलियन। 1 मिलियन पार्ट्स बाई मास, किसका? सॉल्यूशन का। तो उसके अंदर क्या मिले? 3 पार्ट्स, किसके? सॉल्यूट के बाई मास। तो पीपीएम का आंसर 3 ppm, 3 पार्ट्स पर मिलियन। तो आंसर बताएं, क्या आंसर 3 ppm आ चुका है? अब बताएं ये डेटा देखने में थोड़ा आसान नहीं लग रहा आपको? कोई बोले 3 ppm और दूसरा आदमी बोले 3 इंटू 10 पावर -4 परसेंट W/W, तो देखने में क्या आसान लग रहा है? तो जैसे आम जनता होती है उसको अगर आप ये समझाएंगे कि ये पानी पीने लायक नहीं है, इसके अंदर 3 इंटू 10 पावर -4% W/W हार्डनेस है, तो इतने वाला पियो, तो समझ पाएगा? या उससे आसान तरीका क्या होगा? 3 ppm वाला पीने लायक नहीं है, उससे कम वाला पी लो। आसान है। तो आम जनता के लिए लॉजिक बनाया गया कौन सा? पीपीएम। उसमें आप भी आते हैं। ठीक है।
बराबर है। तो डेटा जब बहुत इनसिग्निफिकेंट मिलने लगे तो ये यूनिट इस्तेमाल करें, आप में दिक्कत आती है तो फॉर्मूला ले लें। ये तो कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको पूरा कि 100 में कम आ रहा था तो किस में देखने लगे, मिलियन में। फॉर्मूला चाहिए अगर आपको, खींचे जल्दी से। फॉर्मूला इतना ही टाइम होता है, खेल अलग है ये थोड़ा। नए खिलाड़ी आ गए होंगे बीच में, खेल को समझ लें, इतना टाइम होता है नोट करने के लिए जितना दिया गया था। इससे धीमा खेल रहे हैं तो मतलब आप खेल के लिए तैयार नहीं है अभी। मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि वहां भी तेज ही खेलना होता है। नहीं तो लोग कहते हैं 2 घंटे और मिलते तो पूरा पेपर लगा देता। बताइए मिलते हैं वो 2 घंटे? ऐसा थोड़ी मिलते नहीं, अगली साल मिलते हैं, लेकिन 3 इधर के 2 उधर के 5। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट फिर एक बच जाता है वो अगली साल। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे, किसी में भी ले सकते हैं। तो अगर आप ग्राम में ले रहे हैं तो नीचे वाला भी फिर उसी में जिसमें आपने, और इनटू क्या करेंगे, अगर 100 में देखते तो परसेंट होता, मिलियन में देखेंगे तो 10 टू द पावर। खींचे, क्या इससे डायरेक्ट आंसर निकल सकता था? पीछे वाला जो सवाल था वो अगर आप इससे लगाएं, बताएं क्या सवाल था पीछे वाला? 2000 ग्राम कौन था? हार्ड वाटर। उसमें कौन था? 6 मिलीग्राम। हाँ? मिलीग्राम CaCl2। बताओ सीधे लिखें, पीपीएम फॉर्मूला लगा दो, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना। दो 6 मिलीग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो। नीचे सॉल्यूशन कितना, इनटू, काटें 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर ये जो 3 ऊपर जाएगा -3, और ये -3 तो -6 कट जाएगा सर। 6/2 बचा बस, कितना, 3 ppm, W/W। क्लियर है? सो लेजी है, सो लेजी, सो रिलैक्स। भैया जल्दी खींचो। अनुज कह रहा है बहुत बारिश हुई इसलिए ऑनलाइन कर रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं, उस दिन मान लो नीट का पेपर हुआ, उस दिन बारिश हुई तो वहीं रह जाएंगे, घर से दूंगा। अब देखिए ट्वीट कर देते हैं, कहते हैं इस बार मैं पेपर घर से दे रहा हूँ, बारिश है बार। अब अगला प्रश्न है पॉल्यूटेड एयर। पॉल्यूटेड एयर, जैसे मान लें एयर बहुत पॉल्यूटेड है तो उसके अंदर कुछ पॉल्यूटेंट डिजोल्व हो जाते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2, डेटा लीजिए। 1000 लीटर आपके पास मान लें पॉल्यूटेड एयर का सैंपल आया, उसके अंदर 4 ml SO2 मिली। SO2 कौन है? पॉल्यूटेंट। तो ये सॉल्यूट की तरह काम करेगी, और ये पॉल्यूटेड एयर सॉल्यूशन की तरह काम करेगी। ठीक है, तो एयर में SO2 मिल गई है और बन गई है पॉल्यूटेड एयर। तो एयर सॉल्वेंट था, उसमें थोड़ी SO2 मिल गई तो क्या बन गया, पॉल्यूटेड एयर। ठीक है, पहुंच जाएगा पहुंच जाएगा, आप लोग उधर देखो, पहुंचाने का कष्ट ना करें उसको। कई लोग आंखों से पहुंचाते हैं सीट तक। देखिए कह रहे हैं अभी पहुंचा नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी खत्म नहीं हुई, एक बार तुम सीट पे बैठ जाओ फिर ठीक है। अब 1000 लीटर अगर आप
1000 लीटर, ऐसा ना करे, कोई फायदा नहीं होता है। 1000 लीटर पॉल्यूटेड एयर, इतनी जिम्मेदारी मत निभाएं छोटी सी उम्र में। 4 ml SO2 है, क्या करेंगे बताओ? ये 1000 लीटर बहुत ज्यादा है और 4 ml बहुत कम है, इसका मतलब कि आपको पीपीएम की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो अब 100 के अंदर देखने का कोई फायदा नहीं, बार समझ लिया हमने। अब सीधे किस में करें? सीधे मिलियन में आए। ठीक है, तो बताएं 1000 लीटर का मतलब 10⁻³ लीटर। अगर आप लॉजिक से करना चाहें, यूनिटरी मेथड से, तो ऐसे कर ले, 4 × 10⁻³ लिख सकते हैं इसको। अब बताएं 10⁻³ में इतना, तो 10⁻6 में कितना, कितना मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, जो इधर करेंगे वह भी करेंगे। क्या आंसर? तो बताएं इस बार 1 मिलियन के अंदर कितने 4 पार्ट्स है, इधर भी क्या चल रहा है, वॉल्यूम, इधर भी क्या चल रहा है, तो ये जो आंसर आएगा वो V/V में है। देखिए कभी प्रदूषण का लेवल स्क्रीन पे लिखा होता है कहीं, हम मान लीजिए शहरों में गए तो वहां लिखा होता है ऐसे पॉल्यूशन का लेवल, तो वो किस में लिखा होता है? पीपीएम में। अभी सब ध्यान नहीं देते लोग कि यहाँ 4 है, कल 3.5 था, कल 2.5 हो जाएगा, ऐसी बातें करते हैं। आम जनता ये नहीं समझती आगे पीछे क्या लिखा है। उन्हीं के लिए सब बनाया गया है जिससे वो आम बने रहे। कीजिए। फॉर्मूले से आना चाहते हैं, फॉर्मूले से, ये फटाफट खींचते हैं। फॉर्मूले से आएंगे तो बताओ क्या करेंगे? पीपीएम V/V ऊपर, वॉल्यूम किसका, किसमें, जिसमें आपकी इच्छा हो। ml में ले लिया मान लो, या लीटर में ले लिया, तो नीचे सॉल्यूशन का किसमें, उसी में जिसमें आपने, अच्छा ऊपर अगर लीटर में लें तो, ये समझ पाए बात? इधर लीटर तो इधर भी, तो वो आपके ऊपर, आप क्या रेशियो लेके चलते हैं, आंसर सेम ही आएगा। इनटू क्या कर देंगे, 10⁻, ठीक है। पिछला वाला सवाल अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से लगाना चाहें तो बताओ जरा, सॉल्यूट कितना लगाओगे? 4 ml SO2 है, तो 4 × 10⁻³ लीटर लिख लें। नीचे 1000 लीटर हमारे पास कौन है, सॉल्यूशन, और इंटू 10⁻, तो ये सब कट लेगा, कितना बचा, 4 ppm V/V, खींचे। तो दो मेन एप्लीकेशन है इसके, एक पॉल्यूशन और दूसरा हार्डनेस। अगली यूनिट है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। बाकी सब हो गई, देख लें। शुरू में हम लोगों ने लिस्ट जो बनाई थी उसमें सब पे चर्चा हो चुकी है, सिर्फ ये बाकी है। अब ये थोड़ा अलग है, इस H2O2 के लिए डिफाइन किया गया, तो इसके बारे में कुछ बातें लिखें। इट रिप्रेजेंट्स the concentration of H2O2 solution. It represents the concentration of H2O2 solution
will be applicable, अगला point, only for H2O2 solution. तो इसको खास बनाया गया है किसके लिए, क्यों बनाया गया, उस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले इसका मतलब समझ लें। कहीं पे लिखा है, मान लीजिए XVH2O2, तो X क्या है, अमाउंट। जैसे आप मोलैरिटी लिखते हैं तो 0.1 0.2 लिखते हैं, तो वैल्यू है वो। V क्या है, यूनिट का नाम। यूनिट का नाम मतलब कंसंट्रेशन टर्म, कौन सा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। आगे क्या लिखा है, H2O2 कौन है यहाँ पे, जैसे NaOH लिखा होता था 0.1 मोलर NaOH, तो NaOH कौन होता था वहां, सॉल्यूट। वैसे H2O2 यहाँ कौन है, पानी में डिजोल्व करके उसने एक सॉल्यूशन उसका बनाया है। हमें क्या बताना है, इसकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, जैसे हम बाकियों की बताते हैं। अब इसका मतलब समझें, जैसे मोलैरिटी को डिफाइन किया गया कैसे, 1 लीटर में जितने मोल हैं सॉल्यूट के वो मोलैरिटी है। वैसे इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब लिखें, XVH2O2 का मतलब, it means on the decomposition of, it means on the decomposition of 1 liter of, on the decomposition of 1 liter of H2O2 solution, comma 1 liter of H2O2 solution, comma we will get X liter of O2, we will get X liter of O2 at NTP. अथवा लगाएं और एक और लिखें, it means on the decomposition of 1 ml of H2O2 solution, we will get X ml of O2 at NTP. X ml of O2 at NTP. दोनों एक ही बात है। पहला वाला क्या करें, अंडरलाइन करें दो बातों को। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन को अंडरलाइन करें, X लीटर O2 को अंडरलाइन करें, NTP को अंडरलाइन करें। दूसरे वाले में 1 ml H2O2 सॉल्यूशन, X ml O2 और NTP। पढ़े क्या कह रहा है, इसको डिफाइन ऐसा किया गया कि जैसे अगर आपके पास मान लो उदाहरण के तौर पे 11.2 VH2O2 दिया हो, कोई पूछे उसका मतलब बताओ, तो बताओ इसका क्या मतलब बताओगे। जैसे मोलैरिटी का एक डेफिनेशन, वैसे इसकी भी एक डेफिनेशन है। इसका मतलब अगर हम 1 लीटर लेते हैं किसका, H2O2 का नहीं, H2O2 के सॉल्यूशन का। H2O2 कौन है उसमें, सॉल्यूट है, तो उसके अंदर क्या मिलेगा, देन वी विल गेट X लीटर O2 किस पे, NTP कंडीशन पे। ये इसका मतलब है। अब ये ऐसा क्यों मतलब बनाया गया वो चर्चा का विषय, लेकिन ये इसका मतलब है, पहले ये जानिए। दूसरा, मान लो आपको एग्जांपल दिया जाए, कभी उसने दे दिया 20 VH2O2, उसने एक सॉल्यूशन दिया जिसमें लिखा है 20 VH2O2, मतलब बताओ, अगर आप 1 लीटर, तो अगर लगाए तो इसका मतलब ये नहीं कि फिक्स हो गया कि 1 ही लीटर लेना है, 2 लीटर भी रेशियो मिल गया। ये 1 तो ये X, ये 2 तो ये 2X, ये 3 तो वो 3X, चलता रहेगा। ये लीटर तो वो लीटर, और ये ml तो वो भी। तो अगर यहाँ पे ml कर दें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो रेशियो चल रहा है। अब इसका मतलब बताओ, 1 लीटर H2O2 का क्या लिया, और वो डिकम्पोज होके बना रहा है, X की वैल्यू 20 है। जैसे यहाँ पे X की वैल्यू क्या थी, तो वैल्यू लिख लें, यहाँ पे वैल्यू हो गई 11.2 X की, और यहाँ पे खींचे, तो जो X है वो बार बार क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखें तो बार बार क्या चेंज हो रहा है,
बार बार ये वैल्यू चेंज हो रही है, कभी कभी ये 11.2 लीटर O2 देता है, कभी कभी ये 20 लीटर O2 देता है, और जितने लीटर वो O2 देता है पर लीटर H2O2 सॉल्यूशन से, उसी से तय होती है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसी होगी। बराबर, मतलब पूरी डेफिनेशन निर्भर कर रही है ऑक्सीजन के ऊपर, सबकी निगाहें ऑक्सीजन के ऊपर है। ऐसा क्यों किया गया? अभी तक ऐसा नहीं करते थे आप। अभी तक देखें, जैसे प्रश्न में आता था 0.2 मोलर NaOH, तो हमारा फोकस किस पे होता था? NaOH पे। 1 लीटर में तो देखेंगे, लेकिन फोकस किस पे होता था? सॉल्यूट पे। सॉल्यूट कौन था? NaOH। यहां हमारा फोकस क्यों होना चाहिए था? H2O2 पे। उसके मोल देखो, उसका मास देखो, लेकिन हम देख किसको रहे हैं? उसकी जगह पे हम किसको देख रहे हैं? तो ऐसा क्या है कि इस बार O2 को देखना पड़ा और एक नई डेफिनेशन बनानी पड़ी अलग से, है ना, जो कि बिल्कुल सेपरेट बनाई गई है किसके लिए? तो ऐसा क्या खास है H2O2 में? ये हाईली अनस्टेबल है, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें। पहला पॉइंट, H2O2 is highly unstable. रीजन लिखें, peroxide linkage। तीसरा पॉइंट, H2O2 is readily decomposed। H2O2 is readily decomposed into H2O and O2। क्या कहना चाह रहा है अभी? कह रहे हैं कि H2O2 इस बार जो सॉल्यूट आपने इस्तेमाल किया है वो बड़ा ही अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के कारण क्या है? ये पेरोक्साइड लिंकेज। अब ये पेरोक्साइड लिंकेज बड़ी आसानी से ब्रेक हो जाती है, और अगर ये बहुत आसानी से ब्रेक हो गई तो ये फर्दर क्या बना देता है? रेडिली डिकम्पोज होने का मतलब बड़ा ही उतावला है टूटने के लिए। समझ रहे हैं? इसको टूटने का बिल्कुल भी भय नहीं है, तुरंत टूट जाता है, हल्की सी हीट मिलेगी टूट जाएगा। अब बताइए, अगर आप ये टूट गया तो बताएं हम ढूंढ किसे रहते हैं? H2O2 को, लेकिन मिला कौन? H2O तो मिल जाएगा जहां मिलना होगा। मेन चीज क्या मिली आपको? गैसियस फॉर्म में। अब ये मिला तो इस पे फोकस लोगों का हुआ कि हम ढूंढने गए थे मोलैरिटी। फोकस हमारा क्या था? हमें चाहिए क्या थी? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, जैसे हमेशा चाहिए थी। इस बार भी हमें वही चाहिए, लेकिन इस बार हम डायरेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट ढूंढने के लिए क्या चाहिए? H2O2 के मोल चाहिए, लेकिन वो मोल जब तक आप काउंट करेंगे तब तक वो टूट जाता है। किसमें? तो हमने फिर एक नया तरीका डेवलप किया कि भाई, इससे पूछा कि तुम्हें बड़ा टूटने का शौक है तो एक बार टूट ही लो। जब पूरे टूट जाना, वक्त तो लगाओगे नहीं टूटने में, बहुत जल्दी टूट जाओगे, और जब टूट जाना तो फिर तुम क्या बनाओगे? O2। ये बनी हुई जो O2 होगी इसको हम एनटीपी कंडीशन पे कलेक्ट कर लेंगे, और क्या पता कर लेंगे लैब के अंदर कि एनटीपी कंडीशन पे इस O2 का वॉल्यूम कितना है। क्या पता करेंगे? वॉल्यूम मेजर हो जाता है, ऑपरेटर्स होते हैं वहां। इस कंडीशन पे हम लगा करके इसका क्या मेजर कर लेंगे? वॉल्यूम। तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से? वॉल्यूम ऑफ O2। फिर वॉल्यूम ऑफ O2 से क्या पता करेंगे? एनटीपी कंडीशन पे किया है तो इससे मोल पता लग जाएंगे। किसके? O2 के। फिर O2 के जब मोल पता लग जाएंगे तो हम ये पता कर लेंगे कि इतने मोल O2 बनाने के लिए कितना मोल H2O2 को टूटना पड़ा होगा, और जितने मोल H2O2 को टूटना पड़ा होगा उतने ही मोल H2O2 रहे होंगे, तभी तो टूटे हैं। और इससे ये पता लग जाएगा कि कितने मोल H2O2 स्टार्टिंग में रहे होंगे। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट हम किस पे करते हैं? 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन पे। हमने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर क्या लिया? 1 लीटर लिया। किसका? मतलब हमें मान लो किसी सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, तो हम उसमें से कितना सॉल्यूशन निकाल देंगे? 1 लीटर, बाकी छोड़ देंगे। तो 1 लीटर निकालेंगे तो उसको टूटने देंगे, जब वो टूटेगा तो क्या बनाएगा? O2 बनाएगा। O2 का क्या मेजर कर लेंगे? फिर उससे क्या निकाल लेंगे? O2 के मोल। फिर उससे क्या पता लग जाएगा कि वो कितने मोल H2O2 लेके स्टार्टिंग में बैठा होगा। तो 1 लीटर H2O2 के सॉल्यूशन में क्या ये पता लग जाएगा कि कितने मोल H2O2 स्टार्टिंग में रहा होगा। और अगर ये कनेक्टिविटी मिल गई तो क्या कार्यक्रम समाप्त है? ये कनेक्टिविटी मिलने का मतलब ही क्या मिल गया? मोलैरिटी। किसकी? H2O2 सॉल्यूशन की।
और यही हमारा मकसद है। समझ पा रहे हैं? कह रहे इतना घूम के क्यों आए? देखिए सांप यहां से चला, फिर यहां गया, फिर यहां से यहां लौटते हुए फिर यहां पे आए, फिर ये डसा इसने। कह रहे सीधे क्यों नहीं आ गए? तुम्हें घूमने का शौक था क्या? इतना घूम क्यों रहे हो यहां से? कह रहे सीधे आना बड़ा मुश्किल था। सीधे आना मुश्किल इसलिए था कि S22 के मोल आप आसानी से काउंट, जब तक आप गिनने जाएंगे तब तक वो टूट जाएगा। पता लगा आप आधे गिन पाए और आधे टूट गए। अब जो टूटे उन्होंने क्या किया उसकी टेंशन, जो गिन लिए उनको संभाल के रखना उसकी टेंशन। इससे अच्छा पूरा टूट जाने दो। जब पूरा टूट जाएगा तो टूट के क्या बना रहा है उससे डेफिनेशन बना ली। इसलिए डेफिनेशन में किसको जगह मिली? किसकी जगह पे? तो O2 को कनेक्ट किया गया इनडायरेक्टली। किससे? H2O2 से। खींचे। कि एक स्लाइड पढ़ा के 5 मिनट का ब्रेक दे दिया करो है? अब देखिए बात समझ में आ गई, लॉजिक समझिए क्या लॉजिक क्यों तैयार किया गया। अब आगे क्या करने वाले हैं, कोई सवाल उठा लें आप। जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन मान लीजिए उठाया 11.2 VH2O2 दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। आपको क्या चाहिए? मैंने बता नहीं सकता। फिलहाल के लिए क्या चाहिए आपको? मोलैरिटी। मोलैरिटी। तो हम्म, अब मोलैरिटी फोकस करिए। मोलैरिटी निकालना इतना सीधा नहीं है। तो आप क्या करेंगे बताइए, इसका डेफिनेशन का फायदा उठाएंगे पहले तो। इसकी डेफिनेशन बताओ क्या है। अगर हमने 1 लीटर का H2O2 का सॉल्यूशन लिया तो हमें 11.2 लीटर O2 मिल रही है। अच्छा वो चाहे तो ये बात भी बोल सकता है, ये जो पूरी बात मैंने बोली ये बात भी लिख सकता है सवाल में। ऐसा लिख सकता है कि ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन वी गेट 11.2 लीटर ऑफ O2 एट NDP। बराबर। उसको लेकिन इतना बोलना अच्छा नहीं लगता तो उसके बदले में वो क्या बोलता है? 11.2 VH2O2। कोडिंग है। तो आपको डिकोड करना आना चाहिए। फिर ठीक है, आपने डिकोड कर लिया, आगे बढ़िए। एनटीपी पे इतना तो जीवन में आपने पढ़ाई होगा कि 22.4 डिवाइड कर दें तो, इसे तो पता होगा। नर्चर क्लास लग रही नहीं तो नीचे। तो बताएं यहां से O2 के मोल आ जाएंगे। कितने मोल आ गए? ये आ गए O2 के। अब बताओ H2O2 के निकाल लोगे इससे? रिएक्शन देखिए, जब ये टूटा होगा तो कैसे टूटा होगा? बैलेंस करो इसको। तो क्या मामला ऐसा है? बैलेंस करेंगे, मामला ऐसा है तो बताएं अगर आप आधे मोल यहाँ पे इसके बनवा रहे हैं तो क्या इसके 1 मोल यहाँ पे गए होंगे? तो जितने मोल O2 के बने उसके डबल यहाँ पे टूटे होंगे। तो क्या कह सकते हैं यहाँ 1 मोल H2 होगा तभी आधा मोल वहां मिला। अब आपको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर लेना है। इधर का काम हो गया, ऐसे घूम के आ गए थे ऐसे। अब सीधे सीधे आ जाओ ऐसे। सीधे सीधे आ जाओ तो अब ये बात पता लग गई कि 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन में 1 मोल है किसके? H2O2 की, जो कि कौन है? सॉल्यूट। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट, तो मोलैरिटी बताओ। ये आंसर है, यही पता करना था। अब ये डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा था इसलिए थोड़ा सा घूम के आए। खींचते जाए फटाफट।
अब मान लो कोई पैदल व्यक्ति इतना नहीं पढ़ना चाहता, कितना क्यों समझे सब डेफिनेशन है, कहीं कुछ है और है तुम्हारे पास, मैंने भी तो पैसे दिए हैं, तो उसके लिए फॉर्म ऐसे ले लें, मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2। फिर क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज कर लो सीधे, v की वैल्यू बताओ कितनी दी है इस बार, पुट करोगे 11.2 अपॉन 11.2, आंसर कितना करिए, बढ़िया। आपको ही पसंद आया होगा ये वाला। अगर आपको पहला वाला बिल्कुल नहीं समझ में आया और ये बहुत मजेदार लग रहा है, दिलचस्प, वर्णमाला के तीसरे अल्फाबेट हैं आप, अंग्रेजी वाली के, चलें। अगला सुने, कल को मान लो आपको सवाल आता है 20 VS2 कर लोगे फटाफट, पहले कॉन्सेप्ट चाहिए, बताओ 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, इससे क्या मिलेगा, ठीक है, फिर क्या करोगे, 20 डिवाइड बाय, ये क्या आ गया, किसके, तो अब इसका क्या करेंगे, जितने भी ये मोल आए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके मोल आ जाएंगे। और बताएं 1 लीटर के अंदर क्या आ गया, तो यही कौन है, यही मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी का आंसर चेक करिए, आ चुका है, ये 2 कटेगा यहां से, देखो ये वाला 2 और ये वाला, तो कितना आया 20 बाय, बगल में एक पैदल व्यक्ति होगा, वो कहेगा तुम इतना करते हो, देखो मैं यहाँ साइड में क्या करेगा, वो कहेगा आई फॉर्मूला, कहेगा v की वैल्यू कितनी थी 20, करे लो यही आंसर है, तूने बड़ी देर कर दी, बराबर है। अब प्रश्न आपके दिमाग में भी उठा होगा कि उससे तो मजा भी आ रहा है और टाइम भी बच रहा है, तो क्यों ना वो ले लिया जाए, इसको साइड करें। अब देखिए वो एक लॉजिकल प्रश्न पूछ लेगा, फॉर्मूला रट के गए, एम ये समझ में आ गया मामला कैसे, डेटा कुछ भी हो सकता है, मैंने डेटा जानबूझ के 20 लिया, आप आसान बनाए तो यहाँ कितना ले लें 22.4, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 मोल, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 2 मोल, ठीक है, वही मोलैरिटी, आसान भी ले सकते हैं, तो मैंने जानबूझ के डेटा थोड़ा अलग लिया। अब मुद्दा ये कि वहां पे आपसे कॉन्सेप्ट कैसे पूछेगा, फॉर्मूले पे तो चलो सवाल हो जाएगा, सवाल ये पूछ लेगा कि बताओ 20 VH2O2 का एक सॉल्यूशन है, मैंने इस सॉल्यूशन के 3 लीटर लिए और उन्हें डिकम्पोज करवाया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 ऑब्टेन्ड एट NTP। अब अगर आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के गए तो हो जाएगा, फिर मोए मोए, अब तो करना पड़ेगा ना भैया। अब क्या करेंगे बताइए, अगर ये सॉल्यूशन है और मैंने 3 लीटर लिया, इसका कितने लीटर, तो बताएं कितना O2 बनेगा 60, क्योंकि 1 लीटर से कितना O2 मिलता है, एनटीपी पे पूछेगा वो आपसे, 1 लीटर से 30 लीटर, तो 3 लीटर से, तो ऑब्जेक्टिव घुमा सकता है वो, तो ये सब पता होना चाहिए, खींचते जाए। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो ले ही जाए पेपर में, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये दरवाजे के अंदर घुसने के लिए, कम से कम, नहीं नहीं तो अंदर ही क्यों जाना फिर। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया, तो अब अगला पॉइंट पूछेगा नॉर्मेलिटी बताओ, क्या पूछेगा, और क्या पूछेगा, स्ट्रेंथ बताओ इसी सॉल्यूशन की, परसेंट W/V बताओ इसी का, शुरू करें। अब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, एक, लेकिन अगर मोलैरिटी खुल गई
तो क्या सारे धागे खुल जाएंगे? आप मोलैरिटी तक की देर थी। आपत्तिजनक बातें ना करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे हैं आप, सब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, प्लीज संभालें आपको, अपने आप को। अब देखिए एन फैक्टर H2O2 का 2 है, आप सोच कुछ भी सकते हैं, उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है, बस बोलना नहीं है, बोलना बाहर जाके है। अब देखिए एन फैक्टर H2O2 का है बराबर कितना? 2। अब उसके बाद अगर ये 2 है तो क्यों 2 है वो थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे बताएं, रिडॉक्स आपने पढ़ी होगी, तो उसमें ये टूट गया ऐसे। अब ये टूट गया तो एन फैक्टर जब आप देखते हैं तो एन फैक्टर किसी भी एजेंट का निकाल लें रिडॉक्स के अंदर, तो एन फैक्टर निकालने का सिंपल सा तरीका है कि एक एंटिटी पकड़ लो, और एक एंटिटी पकड़ने के बाद ये देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड कितने हुए हैं, किस पे? एक एंटिटी पे। तो यहाँ पे ओ के ऊपर कितना चार्ज है, और ये -1 से कहाँ गया? तो अगर ये इधर से इधर देखा जाए तो कितने का डिफरेंस आया? ये एक से घटा कौन? एक हो। यहाँ कितने हुए? तो पूरी एक एंटिटी कितने का चेंज ला रही है? 2 का। यहां से यहां जाओगे तो भी 2 का। 2 का ही लेन 2 का ही देन, तो कितने का लेन देन? 2 का। किस पे? एक एंटिटी H2O2 पे। ध्यान सुने क्या बोल रहा हूँ फिर से। जब भी आपको एन फैक्टर देखना तो क्या करें, एक एंटिटी पकड़ लें। ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, और आप एक एंटिटी जब पकड़ेंगे तो उस पर लेन भी उतने का ही हो रहा है, और यहां से यहां अगर आप जाते हैं तो -1 से कहां गए? 0 में। कितने का चेंज? एक का चेंज। किस पे? एक ओ पे। लेकिन यहाँ कितने ओ दिख रहे हैं आपको? 2। तो दोनों पे मिला के कितने का? 2 का। तो यहां से यहां जाएंगे तो भी एक एंटिटी पे 2 का ही लेन हो रहा है, या फिर यहां से यहां जाएंगे तो एक बार देन हो रहा है। लेन देन में से कुछ रहा होगा। 2 का ही लेन 2 का ही देन, तो फिर कितने का लेन देन? 2 का। 4 का नहीं हो गया, समझ पा रहे हैं? तो बताइए एक एंटिटी H2O2 पे कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है? 2 का। तो एन फैक्टर कितना होगा इससे? एन फैक्टर अगर आपको 2 समझ में आ गया तो मोलैरिटी में एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाती है? मोलैरिटी कितनी है? V/11.2 इंटू, ये आ गई नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का आंसर V/5.6। खींचते जाए। चले, तो 2 बातें खत्म हो गई। कौन कौन सी? मोलैरिटी खत्म, नॉर्मेलिटी खत्म। अब आ जाइए तीसरे पे। तीसरा कौन सा है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? S इज इक्वल टू एनी। नॉर्मेलिटी कितनी आ गई भाई? और अगर इक्विवेलेंट वेट लिखना है आपको H2O2 का, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास कितना? 34। एन फैक्टर कितना हो गया? तो ये यहाँ पुट कर दें। जैसे पुट करेंगे ये बन जाएगा V/5.6 इंटू, ये स्ट्रेंथ है। किस में आती है स्ट्रेंथ? ये तीसरा आंसर है। चौथा आंसर आपसे पूछा जाएगा प्रतिशत W/V। बराबर। स्ट्रेंथ का मतलब होता है 1 लीटर में कितने ग्राम। देखिए स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर का मतलब 1 लीटर में सॉल्यूशन में इतने सॉल्यूट है। अब इससे अगर आपको निकालना है कौन सा वाला, प्रतिशत W/V, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो स्ट्रेंथ की वैल्यू आ चुकी है कितनी? V/5.6 इंटू, इसका मतलब है ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में इतने ग्राम है। अब बताओ अगर 1 लीटर में इतने ग्राम है
सॉल्यूट के, 1 लीटर किसके, सॉल्यूशन के, और ये ग्राम किसके हैं, सॉल्यूट के। तो 1 लीटर में अगर इतने ग्राम है तो 1000 ml में कितने, 1000 ml में भी सेम होंगे। और अगर 1000 ml में भी सेम आंसर आएगा तो बताएं फिर 100 ml में कितने, 10 डिवाइड कर दो। तो 100 ml में जब 10 डिवाइड करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, V/5.6 इंटू 17 बाई, खींचे, तो 100 ml में जितने ग्राम वही क्या है, वही परसेंटेज डिवाइड, तो परसेंट W/B का आंसर बताओ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6 इंटू 17/10, चारों खत्म। चलें, चारों कंक्लूड करिए। पहला वाला क्या आया, मोलरिटी, दूसरा वाला नॉर्मेलिटी, तीसरा वाला स्ट्रेंथ। बताएं अब इसके आंसर क्या क्या है, पहले वाले का V/11.2, दूसरे वाले का, तीसरा S=NE, ये नॉर्मेलिटी है, चौथा, पहला देखिए ये फॉर्मूले अगर आप बिल्कुल रट के जाएंगे प्लेन एकदम तो होता है भूल जाए। एक और दिक्कत आती है यहाँ पे कि 11.2 यहाँ था, 5.6 यहाँ था, ये अभी याद है लेकिन कल को भूल जाएंगे कि मोलैरिटी में नीचे कौन था। और तो ये भूलने को रिकॉल करने का तरीका सिंपल सा है, मोलैरिटी में n फैक्टर मल्टीप्लाई करो तो क्या आती है, तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से कैसी होगी, बड़ी, अगर नॉर्मेलिटी बड़ी होगी तो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, बराबर। अरे ठीक है, तो इससे ये ध्यान रहेगा कि नीचे इसमें 5.6 आता था और इसमें 11 पॉइंट, ठीक है, और ये इसमें 2 गुने का अंतर है। S=NE लगाया हुआ है, ये अगर याद हो गया तो फिर ये अपने आप याद हो गया, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो यहाँ आ गए। इसका मतलब क्या होता है, 1 लीटर में इतने ग्राम, 1000 ml में इतने ग्राम, तो 100 ml में बाई 10 कर दो, बराबर, सब कनेक्टेड है। पहले वाले को निकाला, उसमें 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गए, उसमें इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गए, उसमें 10 डिवाइड किया, यहाँ आ गए, बराबर। तो रटने वाला कुछ है नहीं इसमें, लॉजिकल। चले सवाल पे आइए। हम्म, सर बुलाना चाहते हो, कि मैं तुम्हें सर बुला सकता हूँ क्या, हाँ प्लीज, ये लगाइए, खींचे फटाफट।
हाँ भाई, क्या आंसर आएगा? 5 लीटर अगर H2O2 का सॉल्यूशन है और उसने क्या दिया, 100 लीटर O2 दिया, तो 5 देता है 100, तो 1 क्या देगा? खत्म है, बस यही निकालना था। तो 1 लीटर की डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो 1 लीटर आपको देगा 20 लीटर O2 एनटीपी पे, और जितना वो देगा वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, डेफिनेशन। अगला लीजिए। पिछला लीजिए। 20 भी H2O2 दिया है, बाकी बातें बतानी है, जल्दी जल्दी एकदम बता लेंगे। अब ऐसा सीधा सवाल आता तो फॉर्मूला लगाएं, खत्म करें। बताओ पहले वाले का आंसर। 20/11.2। नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? 5.6 डिवाइड कर दो। स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी आ चुकी थी ये वाली, 17 मल्टीप्लाई कर दो, ये बाई 10 कर दो, खींचते रहे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी खत्म है। अगला पॉइंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। वॉल्यूम कहाँ आता है बे? कभी नहीं पूछा गया, जो कोर्स में वो तो पढ़ लो पहले। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स भाई, नॉवेल पढ़ लो इससे अच्छा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की जरूरत क्यों है? लिखिए। फॉर कैलकुलेटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, for calculating physical properties, comma, molarity is not used. Molarity is not used. बड़ा M, molarity is not used because बड़ा M की बात हो रही, बड़ा M molarity होता है, इसलिए बड़ा M बोलने को कानून में समस्या हो सकती है। बिकॉज बड़ा M वेरीज स्लाइटली विथ टेम्परेचर। उसका कारण लिखें, बड़ा M मोलैरिटी वेरीज स्लाइटली विथ टेम्परेचर, उसका कारण लिखें। मोस्ट लिक्विड्स expand slightly when heated in a given solution. When heated in the given solution, comma, will have a larger volume and lower ratio of mole to volume. Lower ratio of mole to volume when the temperature is increased. When the temperature is increased. So that temperature insensitive concentration terms are used. Temperature insensitive concentration terms are used. पढ़िए क्या कह रहा है? कह रहा है कभी कभी क्या होता है कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होता है, हीट होता है, तो जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो लिक्विड है वो लिक्विड एक्सपेंड कर जाते हैं। लिक्विड मतलब कौन? सॉल्वेंट।
तो टेम्परेचर कहाँ क्यों बढ़ाया जाए? कोई पूछे कि आप सॉल्यूशन को हीट ही मत करो, तो हम हीट नहीं करते, लेकिन कभी कभी गलती से हीट आ भी जाती है। मान लीजिए आप गर्मी का माहौल है तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया सॉल्यूशन का, तो आप एक दिए हुए सॉल्यूशन में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर कर रहे हैं। मान लिया हम मोलर मास निकाल रहे हैं, तो हम किसकी मदद लेते हैं उसमें? कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो मेरे पास एक कंसंट्रेशन टर्म है, उसकी मदद से हम ये निकाल लें कि उसमें जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास कैसा है। अब सॉल्यूट इतना आसान नहीं होगा, इसका मतलब हो सकता है सॉल्यूट कौन हो, कोई प्रोटीन हो, कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो, उसका मोलर मास निकल नहीं पा रहा हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स। हम उसका डिसॉल्व करके कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, फिर उसकी मदद से क्या निकालेंगे? मोलर मास। फिर बताएं, अगर हम मोलर मास निकालने जाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे हैं, तो होता क्या कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा अगर चेंज हुआ तो सॉल्यूशन हीट अप हो जाएगा, तो उसके अंदर का जो लिक्विड होता है सॉल्वेंट, वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाते हैं। अब लिक्विड जब एक्सपेंड हो जाते हैं तो आप मोलैरिटी जब लिखेंगे तो एन अपॉन वी, वी कैसा हो जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मोल थोड़े, मोलैरिटी थोड़ी, या आप ये कह सकते हैं एन बाई वी की वैल्यू थोड़ी। तो जब v थोड़ा सा बढ़ेगा तो n बाई वी थोड़ा कम हो जाएगा, तो मोलैरिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी या चेंज हो जाएगी। तो आप अगर उसी पुरानी मोलैरिटी पे सवाल लगाएंगे तो आंसर आपका थोड़ा सा डेविएट करेगा। वो ना करे इसलिए हम क्या ढूंढते हैं? ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स जो कैसे हो। तो ये वाला कैसा है? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? ये वाला टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए हमको ये नहीं चाहिए। तो पहले ये समझिए कि ढूंढ क्यों रहे हो उसको, तो कारण समझें। ये उसमें ना लिख लेना कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? ये डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट है इसलिए हमें नहीं चाहिए। तो अब हम क्या ढूंढने जा रहे हैं? ठीक है, अब इंडिपेंडेंट की लिस्ट बनाने जा रहे हैं। समझे कारण क्या? आओ लिस्ट बनाए। ये सब लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, ये जो मैंने पीछे लिखा है कारण पूरा लिखा हुआ है, पढ़ लें, वही लिखा है इंग्लिश में। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की लिस्ट जब आप बनाएंगे तो उनको ध्यान में रखेंगे जिनमें वॉल्यूम का टर्म आता ही ना हो, क्योंकि वॉल्यूम आएगा तो फिर दिक्कत आएगी। शुरू से शुरू करें। ग्राम प्रति लीटर हटा दें, लीटर। प्रतिशत पे आइए, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में ना ऊपर वी ना नीचे वी, ओके है। और परसेंट डब्ल्यू बाई वी ले लें क्या? नीचे वी आएगा, वी बाई वी, दोनों जगह वी आएगा। कहेंगे दोनों जगह वी आएगा तो कट नहीं जाएगा। हो सकता है कि दोनों का एक वी अलग अलग तरीके से वेरी करे, तो उसको भी कहीं भी वी आ गया तो उसको कंसीडर। ठीक है, आगे बढ़े। बड़ा एम नहीं, छोटा एम। छोटे एम को क्यों लिया? ऊपर मोल, नीचे आगे बढ़ो। फॉर्मेलिटी नहीं, मोलैरिटी नहीं, नॉर्मेलिटी, नीचे वॉल्यूम आता है। आगे बढ़िए। मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं। मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो मोल मोल कट जाएगा ऐसे। पीपीएम पे आओ। पीपीएम में कौन का? डब्ल्यू बाई, ठीक है। और कुछ एक और ऐड कर लें, परसेंटेज बाई मोल। परसेंट बाई मोल का मतलब क्या होता है? इसके मोल अपॉन टोटल मोल इंटू 100। खींचे, इन सब का इस्तेमाल करें। चले, ठीक है भाई। अगला पॉइंट है ऐसे कंसंट्रेशन टर्म जिनके पास यूनिट नहीं है, यूनिटलेस। यूनिटलेस कैसे हो जाएंगे बताओ? जब ऊपर और नीचे की नो, जैसे शुरू करें ग्राम पर लीटर नहीं, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, आगे बढ़े। परसेंट में ऊपर डब्ल्यू नीचे डब्ल्यू चलेगा? डब्ल्यू बाई वी नहीं, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम नहीं कटेगा, वी बाई वी चलेगा। आगे बढ़े। अगला कैपिटल एम नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, नॉर्मेलिटी नहीं, और कुछ मोलैलिटी भी नहीं,
ऊपर मोल नीचे मास, और कुछ मोल फ्रैक्शन पे आ जाए। मोल फ्रैक्शन में ऊपर मोल नीचे भी मोल, कटेगा? कटेगा तो आएगा। आगे बढ़िए, पीपीएम में आए। पीपीएम में कौन कौन से वाले? W/W वाला जैसे यहाँ था, और कौन सा वाला? V/V वाला जैसे यहाँ था। आगे बढ़े, परसेंट बाई मोल आएगा। परसेंट बाई मोल क्या होता है? इसके मोल अपॉन टोटल मोल इनटू, इसमें भी कटेगा। खींचे, फिर मैं उन लोग को ढूंढ जिनका कटा है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ में ऊपर वॉल्यूम ही ना, उसको क्यों आएगा? कहाँ कट रहा है उसमें? यहां पे आके पहला पार्ट समाप्त होता है। पहला पार्ट कौन सा? पार्ट वन पूरी तरीके से समाप्त है। इससे एक सवाल आता ही रहता है हमेशा, गोभी के फूल का एक फूल बनाए। पार्ट वन खत्म हुआ, पार्ट टू पे आइए। सॉल्यूशन का जो पार्ट टू है वो है वेपर प्रेशर। चले पार्ट टू। पार्ट टू में डिस्कशन करेंगे वेपर प्रेशर का। और वेपर प्रेशर टर्म आने से पहले आपको दो तीन बातें समझ में आनी चाहिए। पहला टर्म एक आता है वेपराइजेशन, दूसरा टर्म आता है इवेपोरेशन, और तीसरा आता है बॉइलिंग। तीनों में कुछ अंतर है या तीनों एक ही बात है? अच्छा, कोई दो ऐसी बातें जो सेम हो, या तीनों अलग अलग हैं? बताना चाहते हो कुछ? यानी खुद को ही बता रहा हूँ, धीमे धीमे बता रहा हूँ जिससे कोई और ना जान पाए। अब देखिए, इसको समझिए थोड़ा, वेपराइजेशन, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेपराइजेशन से। तो वेपराइजेशन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर वो सारे कन्वर्जन आते हैं जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा हो, वेपर में। तो आइए वेपराइजेशन पे चर्चा करें। वेपराइजेशन के अंदर लिखिए, इट इज अ ब्रॉड फिनोमेना, it is a broad phenomena which means the conversion of liquid into vapor, which means the conversion of liquid into vapor, comma, by any method at any condition. By any method, comma, at any condition। मतलब बिना शर्त मामला चला। देखिए, कोई भी कंडीशन हो तब भी अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ है, कहीं भी कहीं पे भी किसी फिनोमेना में अगर लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में हुआ है, किसी भी शर्त पे हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी मेथड से हुआ हो कोई दिक्कत नहीं, वो सब क्या है? सब है। जैसे मान लीजिए किसी टेम्परेचर पे हो जाए, 25 पे, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कोई भी कंडीशन हो, टेम्परेचर की, प्रेशर की, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिक्विड ने वेपर बनाया है तो वो सब, मेथड आपने क्या लगाया उससे भी कोई मतलब नहीं है। कोई भी मेथड लगा के, कोई भी कंडीशन लगा के अगर आप लिक्विड से वेपर बनवा पा रहे हैं तो वो सब। और इसके अंदर सारे फिनोमेना आ जाएंगे जिनमें ऐसा हो रहा है। इनके अंदर जब आप घुसते हैं थोड़ा, तो इसके अंदर दो टर्म आते हैं। दो टर्म कौन कौन से? इवेपोरेशन और बॉइलिंग। आपसे पूछे कि इवेपोरेशन में क्या करवाते हो, तो आप कहेंगे इवेपोरेशन में भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में। और वेपराइजेशन में कोई और बॉइलिंग में कोई पूछे क्या होता है, उसमें भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? तो दोनों में ही आप लिक्विड का कन्वर्जन किस में कर रहे हैं? यहां भी कर रहे हैं। और दोनों के मेथड डिफरेंट हैं, दोनों की कंडीशन डिफरेंट है, लेकिन दोनों में एक ही काम हो रहा है। क्या? तो ये दोनों किसके हिस्से हैं? ये दोनों वेपराइजेशन के हिस्से हैं। तो अगर आपसे कहा जाए इवेपोरेशन क्या वेपराइजेशन के अंदर आता है, बॉइलिंग भी वेपराइजेशन के अंदर आता है, लेकिन इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों अलग अलग है, बराबर?
तो मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि समझाओ कि दोनों में क्या अंतर है, पहले इवेपोरेशन पे आइए। मान लो कोई रिक्शे वाला है उस और तुम बैठ के उस रिक्शे पर, उसने कहा कि अगर तुम मुझे रास्ते में इवेपोरेशन समझा दोगे तो पैसे नहीं लेंगे। अब आप उससे कोई ऐसी टेक्निकल बात ना करें रास्ते में कि भाई सर इवेपोरेशन डू यू नो, और ये सब करके आप यू नो आई मीन, तो फिर मारने लगेगा आपको। पहले तो आए बोलेगा और फिर मारेगा। तो यू नो व्हाट आई मीन नहीं करना, उसको समझाना है आसान भाषा में। तो रिक्शे वाले से कहेंगे तो कैंची मारो आगे चलो, फिर समझाते हैं। अब जब वो आगे चलेगा तो उससे कहेंगे देखो एक छत दिखाई पड़ रही है। क्या? क्या छत पे देखो क्या दिख रहा है? तो छत पे देखिए सुशीला बुआ कपड़े सुखा रही हैं। अब ये पूरा जो सेंटेंस है, आप कभी सेंटेंस देखें, रिक्शे वाले से पूछो कि बताओ छत पे क्या हो रहा है, तो तुरंत ही कहेगा, जानकार होगा मोहल्ले का तो कहेगा सुशीला बुआ छत पे कपड़े सुखा रही हैं। ये पूरा बयान गलत है। ध्यान दीजिए, पहली बात तो कपड़े नहीं सूखते, कपड़े में लगा हुआ पानी सूखता है। कपड़े तो पहले से सूखे हुए थे। सूखता कपड़ा थोड़ी है कपड़े में लगा हुआ। नंबर दो बात, सुशीला बुआ ने कपड़े नहीं सुखाए, कपड़े खुद सूखे हैं। कपड़ों का सूखना एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, नेचुरल है, वो अपने आप होता है। सुशीला बुआ की जगह अगर पुष्पा चाची होती तो भी कपड़े वैसे सूखते। समझ रहे हैं? इसका मतलब उन्होंने कपड़े नहीं सुखाए हैं। तो जैसे आपके घर में कई बार आप पूछें घर वालों से कि कहाँ जा रहे हो ऊपर, कि मैं ऊपर छत पे कपड़े सुखाने जा रही हूँ, पूरा बयान गलत है। उनको सिखाइए कि पहली बात तो आपको बोलना चाहिए कपड़े खुद सूखेंगे और आप कपड़े सुखा नहीं रहे हैं, और कपड़ों में भी कपड़े नहीं सूख रहे, कपड़ों पे लगा हुआ। तो सही बयान अगर कोई बोले, टेक्निकल व्यक्ति अगर कोई मान लीजिए घर का काम करेगा तो क्या बोलेगा, है ना, कोई महिला मान लीजिए घर पे जा रही है तो कहेगी मैं छत पे जा रही हूँ, कपड़ों को धुल करके हैंगर पे टांगूंगी और कपड़ों में लगा हुआ पानी खुद से सूखेगा, और जब ये सब हो जाएगा तो मैं उससे इवेपोरेशन बोलती हूँ। टेक्निकल महिला है, होने के चांसेस बहुत कम है लेकिन है। तो ज्यादातर लोग गलत बयान देते हैं। आप समझिए, अब होगा क्या कि जैसे जैसे यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी, आपने मान लीजिए कपड़ा टांग दिया, यहाँ पे सूरज है, रिक्शे वाले से कहा देखो ये यहाँ से सनलाइट पड़ रही है इसके ऊपर, क्या ये सब बातें समझ में आती हैं, सूरज की रोशनी है इसके ऊपर पड़ रही है, ये जो लिक्विड की बूंदें हैं ये धीरे धीरे क्या करेंगी, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगी। और इस तरीके से जब ये कार्यक्रम चल रहा है तो ये पूरा कार्यक्रम क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन। रिक्शे वाला कहता है बात तो समझ में आई, अब उस पर आ जाओ। इस पे जब चर्चा करेंगे, बॉयलिंग उसको समझाएंगे तो कहेंगे थोड़ा और कैंची मारो, देखो फिर से तुम्हें कुछ दिख रहा है कि हाँ एक घर दिखा उसमें किचन है। किचन पे मान लीजिए यहाँ पे एक बर्नर लगाया गया है, यहाँ पे बर्नर लगा करके यहाँ पे पानी को गर्म किया जा रहा है। अब ध्यान दें, जब ये पानी है यहाँ पे आप बर्नर लगा के बैठे हैं तो रिक्शे वाले को क्या समझाएंगे आप कि ये जो वाली आंटी है ये पानी को उबालना चाहती हैं, इनका मकसद क्या है, बॉइलिंग। अब अगर ये वाली कहती, मान ली पुष्पा आंटी है और ये कहती हैं कि जो है मैं पानी को उबाल रही हूँ, तो बयान सही है गलत है? तो पानी को ये उबाल रही, ये बात थोड़ी हद तक सही है, क्योंकि पानी को उबालना एक कैसा फिनोमेना है, नॉन स्पॉन्टेनियस। पानी अपने आप नहीं उबलता है, पानी को उबालना पड़ता है। अगर वो पुष्पा आंटी मान लीजिए बर्नर बंद करके चली गई तो तुरंत उसी समय लिंग बंद हो जाएगी, यानी कि कार्यक्रम तभी तक चलेगा जब तक वो बर्नर की देख रेख करती हैं और बर्नर को ऑन रखती है। अब अगर बर्नर ऑन रहेगा तो बॉइलिंग होगी, बर्नर बंद हो गया तो बॉइलिंग बंद हो जाएगी। कैसा फिनोमेना है? ठीक है, तो दोनों बातें कि रिक्शे वाले को कुछ हद तक समझ में आ जाएंगी। उससे आप कहेंगे इधर भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उधर भी कन्वर्ट हो रहा है। अब लिक्विड वेपर मत बोलना, उससे बोलना देखो पानी की भाप बन रही है इधर भी उधर भी। तो पानी यहाँ पे और वहां पे दोनों में क्या बोलेंगे, यहाँ पानी सूख रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ नहीं सूख रहा है, पानी उबल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी, यहाँ पानी उबल रहा है। पानी के सूखने को इवेपोरेशन बोलते हैं और पानी के उबलने को बॉइलिंग बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? एक होता है और एक कराया जाता है। ये वाला स्वयं होगा और ये वाला हम कराएंगे। अब दोनों में और अंतर लिख लें, थोड़ा सा रिक्शे वाले से ऊपर उठिए।
एक तरफ हीट डाली, इवेपोरेशन, एक तरफ बॉइलिंग, बीच में लाइन। आओ नहीं वहीं रहो, वहीं से समझो। इवेपोरेशन एक तरफ, दूसरी तरफ बॉइलिंग। पहला पॉइंट क्या लिखोगे बैगन? पहला पॉइंट लिखो इवेपोरेशन के नीचे, इवेपोरेशन के नीचे लिखो स्लो प्रोसेस। एक तरफ इवेपोरेशन, दूसरी तरफ बॉइलिंग, क्षेत्र बना लें दोनों तरफ। इवेपोरेशन में लिखें स्लो प्रोसेस, पहला पॉइंट लिखते जाएं इवेपोरेशन के नीचे। इवेपोरेशन में दूसरा पॉइंट, नो बबल्स आर फॉर्म्ड, तीसरा पॉइंट सब इवेपोरेशन में लिखते जाएं सरफेस फिनोमेना, तीसरा पॉइंट सरफेस फिनोमेना। चौथा पॉइंट takes place only from the exposed surface, takes place only from the exposed surface, occurs at all temperatures, occurs at all temperature। अगला energy supplied from the surrounding, energy supplied from the surrounding। अगला spontaneous, बॉइलिंग में आ जाओ। बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस, bubbles are formed, fast process, bubbles are formed। bulk phenomena, अगला occurs throughout the liquid, occurs throughout the liquid, occurs at definite temperature, occurs at definite temperature। source of energy is required, source of energy is required, non spontaneous। आइए समझे हम जरा डिटेल में। पहले चर्चा करते हैं, इसमें एसर्शन रीजन के प्रश्न बनने लगते हैं, जो कि तादाद अब धीरे धीरे बढ़ रही है उनकी। इवेपोरेशन पे आइए, डिटेल में बात करें। मान लें आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में आपने एक लिक्विड भर दिया। लिक्विड भी जो आप भरेंगे वो वोलेटाइल होना चाहिए, तो आपने जैसे पानी जैसा कुछ भर दिया, तो ये उसकी लेयर्स हैं। अब ये पानी की लेयर्स हैं, तो ऊपर से यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी, इसको जाके धूप में रख दो। आपका सिर्फ इतना सा है कि उसको जाकर के छत पे रख देना है। अब जो होगा वो खुद होगा। अब आप कहेंगे कि ये खुद होगा, तो बताइए स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस है। तो आप कहेंगे कि भाई साहब छत पे कौन ले गया, पानी भरा किसने, छत पे कौन ले गया, और ये सब जब मैंने किया तो अपने आप कैसे हो गया? समझ रहे हैं? जैसे महिलाएं कह सकते हैं कि कपड़े मैंने धुले, हालांकि वो भी वॉशिंग मशीन में धुले जाते हैं। तो बताइए कपड़े मैंने धुले, है ना, सब कुछ मैंने किया, कपड़े लेके मैं ऊपर गई, तो उड़ जाने के बाद अपने आप कैसे हो गया सब? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे कहा जाए? तो वो सब इनिशिएशन माना जाएगा। क्या कहा जाएगा? टेक्निकल बातें करिए, उनसे कहिए कि जो तुम कर रही हो ये सब क्या है? ये सब इनिशिएशन है। और अगर इनिशिएट करने पे कोई प्रोसेस होने लगे अपने आप, तो उसे भी स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। ठीक है, तो बताएं सनलाइट इसके ऊपर जब पड़ेगी तो क्या होगा? इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी तो सबसे पहले जो सरफेस एक्सपोज होगी वो ऊपर वाली, यहाँ पे एनर्जी आएगी। और जो लेयर नंबर होगी ये सबसे पहले ये एक्सपोज होगी। नीचे जो लेयर नंबर 2 है उसको कुछ अभी पता नहीं है। लेयर नंबर 3 को तो कोई आइडिया ही नहीं दूर दूर तक, 4 अपनी जिंदगी में मस्त है।
अब ध्यान दीजिए, लेयर नंबर 1 धीरे धीरे गर्म होती जाएगी क्योंकि उसके ऊपर हीट पड़ रही है, तो ये थोड़ी सी गर्म होकर के एनर्जी बढ़ा लेगी। अब जब ये एनर्जी बढ़ा लेगी तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहती है? वेपर में। तो ये लेयर नंबर 1 2 नंबर वाली से कहेगी 1 नंबर वाली कि अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, अब मेरी एनर्जी ज्यादा हो गई है। 2 वाली एक से कहती है कि हम लोग इतने दिन साथ रहे, हमारे बीच में कोहेसिव फोर्स है, कहाँ जा रही है छोड़ के, है? तो 1 वाली क्या कहती है, नहीं जाना पड़ेगा, मेरी एनर्जी काफी बढ़ चुकी है, अब मैं तुम्हारे साथ। तो ये मानेगी नहीं, यहाँ से चली जाएगी क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ चुकी है और ये पार्टिकल यहाँ से निकल निकल के किस में कन्वर्ट होंगे? वेपर में। अब इन्होंने वेपर बनाना शुरू किया। जब इन्होंने वेपर बनाना शुरू किया तो बताइए, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगा, इवेपोरेशन स्टार्ट हो चुका है। लेयर नंबर 1 को रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुकी नहीं, 1 वाली यहां से हट गई। जब 1 वाली यहां से हट गई तो अब सनलाइट किस पे पड़ेगी? 2 नंबर पे। जब 2 नंबर पे पड़ेगी तो ध्यान दीजिए, अब 2 नंबर की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब 2 नंबर की जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो 2 नंबर वाली भी 3 नंबर वाली से वही बातें करती है जो कभी 1 वाली 2 से किया करती थी। समझ रहे हैं? लेकिन ध्यान दीजिए, 2 नंबर वाली भी वही करेगी जो 1 वाली ने किया था, नहीं रुकेगी। ध्यान दीजिए, जब 2 यहां से जाने वाली होगी तो 3 वाली कहेगी मत जाओ प्लीज, 2 वाली कहती है मैं जाऊंगी क्योंकि मेरी एनर्जी बढ़ गई है। यही तो 1 वाली ने 2 के साथ किया था। तो जो 1 वाली 2 के साथ करती है वही 2 वाली, और इसी प्रकार से चलता जाता है और 3 4 5 हो जाता है। इस प्रकार से एक एक करके लेयर्स यहां से हटती चली जाएंगी। फिनोमेना कैसा हुआ? सरफेस फिनोमेना। जब 1 वाली जा रही थी तो नीचे वाली एकदम शांत थी, जब 2 वाली जा रही तो 3 वाली शांत है, 3 वाली भी नीली है एकदम, जब 3 वाली जाएगी तो 4 वाली शांत है। तो कैसा बना है? पढ़े पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट इवेपोरेशन में आपने क्या लिखा? स्लो, बहुत धीमे होता है, इतना धीमे कि नीचे वाली को पता भी नहीं चलता कि ऊपर क्या चल रहा है। अगला पढ़े। कोई बबल नहीं बनने। बबल कैसे बनते हैं? बबल तब बनते हैं जब पार्टिकल सनसनाता हुआ ऐसे भागे। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, यहां से कोई हीट मिल ही नहीं रही है, धीरे धीरे हो रहा है, ये गया फिर ये गया फिर ये गया, कोई बबल नहीं है। अगला, सरफेस फिनोमेना समझी गए, सरफेस से हो रहा है। अगला है एक्सपोज सरफेस से हो रहा है, ये बात भी समझ में आ गई है, ऊपर वाली सरफेस एक्सपोज है। तो किसी भी तापमान पे हो सकता है, 20 30 40। अगर आपसे कोई पूछे क्या ये 30 डिग्री पे हो जाएगा? 25 डिग्री पे कमरे के तापमान पे, 40 डिग्री पे। तो ये सब जो हो रहा है, ये बताइए पानी उबल रहा है या पानी सूख रहा है? पानी सूख रहा है, ये पानी उबल नहीं रहा है, ये इवेपोरेशन है, और ये किसी भी तापमान पे हो जाता है। और बताएं क्या? सब बढ़िया। अगला पॉइंट, एनर्जी सराउंडिंग से आएगी और ये स्पॉन्टेनियस से नेचुरल है, अपने आप होता है। सारी बातें क्लियर है? कुछ फैक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर असर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए छत पे कपड़े पे लगा हुआ पानी अगर सूख रहा है, तो कोई पूछे कि ये पानी जल्दी कब सूखेगा और ये पानी देर में कब सूखेगा, तो इसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए, जब अगर टेम्परेचर बाहर का, सराउंडिंग का, अगर 25 की जगह 30 हुआ तो कपड़े, तो इसे बोलते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया, यही 40 हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। लेकिन होगा सब पे, बस कभी धीमा रफ्तार से, कभी, जैसे सर्दियों में भी कपड़े सूखते हैं। सर्दियों में क्या करते हैं लोग? घर ही में, है ना, रस्सी बांध कपड़े सुखा रहे हैं, तो क्या कपड़े नहीं सूखते? लेकिन उनका रेट काफी पतला। सोमवार कपड़े 4 दिन बाद सूखे, है ना, अगले सोमवार को पहनने, लेकिन सूखते यहां भी है। तो इसका मतलब पहला वेरिएबल कौन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन। दूसरा, अगर मान ले विंड इस बढ़ा दें तो, है, अगर हवा तेज चलेगी तो भी कपड़े जल्दी सूखते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि जो विंड स्पीड बढ़ेगी तो लिक्विड की जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको लेकर के जल्दी 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 वो विंड अपनी तरफ से लेकर के बाहर की तरफ भाग जाएगी, तो जल्दी जल्दी क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। तीसरा कारण हो सकता है ह्यूमिडिटी, माहौल में उपस्थित नमी। अगर माहौल की नमी बढ़ा दे तो, माहौल अगर नमी भरा होगा तो माहौल में थोड़ा सा सेचुरेशन पहले से मौजूद है, पानी पहले से सेचुरेट करके बैठा है माहौल को। अगर नमी ज्यादा है तो फिर बताइए उसको और सेचुरेशन चाहिए क्या? नहीं, तो इवेपोरेशन बड़ा स्लो हो जाएगा। तो नमी भरे माहौल में इवेपोरेशन का रेट। और कोई कारण, जैसे मान लें आपने कोई शर्ट धुली, शर्ट धुलने के बाद जैसे देखें तो ऐसे करते हैं आप, है ना, ऐसे करते हैं पहले, फिर ऐसे करके ऐसे टांग देते हैं क्या? कई बार पुरुष ऐसे करके टांग देते हैं, महिलाएं पूरे। तो देखिए ये दोनों में प्रोसेस में क्या अंतर है? जो आपने ऐसे करके टांग दिया उसमें क्या है?
उसमें आपने उसका सरफेस एरिया कम रखा। जो आप इसको ऐसे खोल के टांगते हैं तो सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा एक्सपोज सरफेस ज्यादा होगी, रेट ऑफ इवेपरेशन भी। ये कुछ कारण है जिन पे चर्चा हो सकती है असर्शन रीजन में कि इवेपरेशन कब कब बढ़ाया या। ठीक है, अब जैसे मान लें इसके और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। कंटेनर लें, कंटेनर में कोई लिक्विड भर दिया आपने, कैसा, वोलाटाइल। तो वोलाटाइल लिक्विड और भी हो, पानी सिर्फ थोड़ी है। जैसे मान लें कि, अरे संवैधानिक, बड़ा ही तुम असंवैधानिक लोग। तो बताइए, संभालिए अपने आप को। तो वोलाटाइल लिक्विड भरेंगे, अल्कोहल बोलिए, बोल सकते हैं हाँ, भाषा का ध्यान रखिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर आपने वोलाटाइल लिक्विड भर दिया जैसे कि परफ्यूम। तो जैसे आप किसी से मिलने जा, जरूरी काम है आपको, तो तो आपने परफ्यूम लगाया। तो परफ्यूम लगाने के बाद वो बोतल आप बंद करना भूल गए, वो ढक्कन खुला रह गया, आप चले गए। फिर आप लौट के आएंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड थोड़ा सा कम मिलेगा, कम मिलेगा तो कमरा महक रहा होगा। तो उसकी जो लिक्विड की ड्रॉपलेट थी वो सब इवेपरेट हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए ये लिक्विड कम क्यों हो गया, तो क्या बोलेंगे, लिक्विड उबल गया या फिर इवेपरेट हो गया, सूख गया या बॉयल होने लगा, सूख गया। बराबर, तो इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट है बॉइलिंग। बॉइलिंग की पॉइंट पढ़ना शुरू करिए। टाइम हो गया क्या? बॉइलिंग समझने के लिए हो गया है, नेक्स्ट में समझेंगे बॉइलिंग। आज के लिए तो नमस्कार।